मचाते हैं, बहुत शोर मचाते हैं, मगर दुश्मन के खिलाफ उतनी ही दहशत करते हैं। आर्मर्ड कोर पाकिस्तान फौज का स्पेयर हेड है, जंग का बादशाह कहा जाता है इन्हें, द किंग ऑफ बैटल। और आप मेरे साथ दौरा करेंगे पाकिस्तान की फेम्ड और तारीखी 6th आर्मर्ड डिवीज़न का, और उसके इस लोहे के शेरों के साथ आप समझेंगे कि आज पाक फौज के दस्ते और उसका स्पेयर हेड आर्मर्ड कोर कैसे तैयार हैं दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के देखने के लिए। और आप अपने मूव के ऑर्डर्स दें। आउट। सितंबर 1965 की दोपहर को 25 कैवलरी उसे ऑर्डर आया कि उन्होंने चविंडा से नारोवाल मूव करना है। उन्होंने मूव किया। रात को फिर ऑर्डर आया कि आपने वापस चविंडा जाना है क्योंकि जो दुश्मन है वो चविंडा आ रहा है। रात को फिर उन्होंने गेयर में अपने टैंक डाले और जाके सुबह 8 सितंबर को दुश्मन का सामना किया। सुबह के 6 बजे थे। दुश्मन की तादाद 220 टैंकों की थी और 25 कैवलरी के पास खाली 44 टैंक थे। 3 दिन लड़ाई। पहले दिन दुश्मन के 18 टैंक और खुद अपने 2 टैंक्स का नुकसान उठाया। दूसरे दिन दुश्मन के 8 टैंक तबाह किए और सिर्फ अपना 1 टैंक का नुकसान उठाया। जो किल रेशियो था वो ओवर द टॉप था। और ये जो बैटल ऑफ चविंडा है, जिसे कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 दूसरी जंग अजीम के बाद ये दुनिया की मिलिट्री तारीख में सबसे बड़ी टैंक बैटल है। आज हम उसकी यादगार शोहदा पर हैं और उसी बैटल की, बैटल ऑफ चविंडा के कुछ हमारे पास इधर प्राइजेज हैं, बैटल ट्रॉफीज हैं जो इधर पाक फौज ने और इस यूनिट ने, इस फेम्ड यूनिट ने डिस्प्ले किए हुए हैं। ये वो स्प्रॉकेट है जो 1SP जो साथ दे रहा था इस बैटल में, जो एक आर्टिलरी यूनिट है। ये उसके एक गनर ने, जब उसकी गन खुद ख़राब हो गई तो दुश्मन के टैंक से ये स्प्रॉकेट निकाल के, और स्प्रॉकेट दिल होता है टैंक का, स्प्रॉकेट निकाल के उसका टायर निकाल के अपनी गाड़ी में लगा दिया, अपनी गन में लगा दिया। आज ये स्प्रॉकेट इन्होंने संभाला हुआ है। ये वो बैजेस हैं जो दुश्मन का जो कमांडिंग ऑफिसर था 17 पूना हॉर्स का, ये उसके बैजेस हैं, ये उसकी तस्वीरें हैं। ये एक और दुश्मन का एक कमांडर था 16 कैवलरी का, ये उसकी दूरबीन है। ये वो टैंक है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये जब कैप्चर हुआ था, ये वो टैंक है जिससे जो दुश्मन का कमांडर है वो भाग गया था। और अपने ये वाले ऑर्डर जो टॉप सीक्रेट आप देख रहे हैं, इस वक्त फौज ने इसे रेप्लिकेट किया हुआ है, एम्बेड किया हुआ है, एम्ब्लेजन किया हुआ है, मगर टॉप सीक्रेट ये पूरे ऑर्डर्स फिर 13 सितंबर को ये ऑर्डर्स थे, ये पाक फौज के हाथ लग गए थे क्योंकि इस टैंक को तबाह करने के बाद, और ये आपका दुश्मन का ब्रिटिश सेंचुरियन टैंक है। इधर अगर आप देखें ओवरऑल तो इधर से ये जो डैमेज पीछे मेरे हुआ है, इधर से ये टैंक डिस्ट्रॉय हुआ था। एक ज़माने में इसके 650 हॉर्स पावर होते थे, आज तो ये बिल्कुल फारिग बैठा है। और इसलिए फारिग बैठा है क्योंकि ये जो हमारे जवान हैं 25 कैवलरी के, ये इनका कमेंडेशन ऑर्डर है, ये ओरिजिनल कमेंडेशन ऑर्डर है, ये इनकी तस्वीर है। इनके ये जो टीम थी शायद सबसे गैलेंट टीम इस जंग की आर्मर्ड फॉर्मेशंस की। और ये उस हफ्ते का एक अखबार है जो इतनी लेजेंडरी टैंक बैटल हुई कि उसका मॉर्निंग न्यूज़ का अखबार है बैटल ऑफ सियालकोट, लेजेंड ऑफ स्टील एंड फायर। 3 दिन लगातार इस यूनिट ने लड़ाई की है एक ऐसे दुश्मन से जो तादाद में ज़्यादा था। एक पूरी डिवीज़न के खिलाफ खाली एक यूनिट, मतलब एक यूनिट बामुकाबला 5 यूनिट्स। ऑब्वियसली इनको
जब मैन ऑफ स्टील का टाइटल मिला तो वो मुफ्त में नहीं मिला। और आज के मॉडर्न डे जो मैन ऑफ स्टील है मेरे साथ लेफ्टिनेंट उमर सीओ हैं आप मैन ऑफ स्टील के 25 कैवलरी के। बहुत रिच हिस्ट्री है। मगर वो उस दिन आप लोगों ने कौन सा उन 3 दिन कौन सा आपने दरूद शरीफ पढ़ा हुआ था कि एक यूनिट ने 8000 यार्ड्स की फ्रंटेज ऐसे दुश्मन को चौंकाया कि वो समझा कि इनकी पूरी कोर खड़ी हुई है, इनकी पूरी डिवीजन खड़ी हुई। असल बात यह है कि जितना भी उस टाइम पे जो टीम थी, कमांडिंग ऑफिसर्स पूरी 25 कैवलरी, इस पूरी टीम ने 7 सितंबर को ब्रिगेडियर अली मलिक जो कि 24 ब्रिगेड कमांडर थे, उन्होंने सिर्फ एक कॉल की कमांडिंग ऑफिसर को और कहा कि दुश्मन दाखिल हो चुका है, इसकी पेशकदमी को रोको। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो स्क्वाड्रन कमांडर थे उन्होंने खुद गनर सीट पे बैठ के 4 दुश्मन के टैंक्स को तकरीबन पहले 2 मिनट के अंदर एंगेज किया और उसको डिस्ट्रॉय किया। अब इसमें कहा जाता है कि दूसरी जंग अजीम के बाद ये सबसे बड़ी तारीख में, पिछली सदी की तारीख में सबसे बड़ी टैंक बैटल है। ये टैक्टिकली कैसे पाक फौज के पास उस वक्त M48 पैटर्न्स थे, इंडिया के पास ये वाले सेंचुरियंस थे और इंडिया के पास भी M48 थे, तो उनके पास भी नया सामान था उनसे। ठीक है, तो ये अगेन ये क्या कहता है, हमें क्या समझना चाहिए कि ये जो बैटल कंडक्ट हुई है कि उस जमाने की आर्मर्ड कोर की इस यूनिट और इस फॉर्मेशन का क्या सुपीरियरिटी कैसे थी, क्या एज था? अच्छा, उसमें ऐसे है कि जो सबसे बड़ा जो टेक्निकल प्लान में जो हमें एज था, एक तो हमारे जो यूनिट थी उसके पास M47, M48 और शर्मन टैंक्स 3 किस्म के हमारे पास यूनिट के अंदर टैंक मौजूद, और वो तीनों टैंक्स का एक स्क्वाड्रन था। तो कमांडिंग ऑफिसर ने थोड़ा सा जब एनिमी की सिचुएशन को एंटिसिपेट करते हुए उन्होंने तीनों स्क्वाड्रन को एक बड़े फॉल्स फ्रंट पे लगाया। टैंक जब अपनी जगह से फायर करता था तो निकल उस जगह से फायर करने के बाद वो दूसरी तरफ जाके पोजीशन लेता था, ताकि दुश्मन को अंदाजा ना हो सके कि टैंक की तादाद कितनी ज्यादा है, और टैंक ने जिस तरह से फायर किया वो अब अपनी दूसरी जगह पे चला गया, तो दुश्मन को भी उससे धोखा मिल जाता था। थैंक यू। तो देखा जी आपने, आर्मर डिवीजन का उस वक्त एक डिफेंसिव रोल था, एक दिफाई रोल था। आज 6th आर्मर डिवीजन का जो रोल है वो एक स्ट्राइक फॉर्मेशन का है, जिसमें उसका आज ये काम है कि बाकी जो इर्द गिर्द जो फॉर्मेशंस हैं वो तो अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपने घर को प्रोटेक्ट करेंगी, मगर 6th आर्मर डिवीजन दुश्मन के घर के अंदर जाएगी अगर ज़रूरत पड़ी, और जाके उसके साथ वही हाल उधर करेगी जो 65 में मैन ऑफ स्टील ने और 25 कैव ने और 6th आर्मर डिवीजन ने 7 सितंबर से शुरू किया था दुश्मन के खिलाफ। थैंक यू कर्नल। एक आर्मर्ड फॉर्मेशन का काम सिर्फ टैंक नहीं चलाना, एक आर्मर्ड फॉर्मेशन का काम जंग लड़ना है, और जब वो आर्मर्ड फॉर्मेशन 6th आर्मर्ड डिवीजन हो जिसका काम बेसिकली दुश्मन को चौंका देना है उसकी सरजमीन पर, तो फिर खाली एक रेगुलर आर्मर्ड डिवीजन का या एक रेगुलर डिवीजन का या एक रेगुलर दस्ते का काम नहीं है। इसके लिए बहुत बड़ी और बहुत एलैबोरेट किस्म की वेपनरी और सपोर्टिंग आर्म्स रिक्वायर्ड होते हैं, जिन्हें फौज ए इक्विपमेंट और सी इक्विपमेंट कहती है। पहले मैं आपको सी इक्विपमेंट, जो सपोर्टिंग इक्विपमेंट है, दिखाता हूँ। ये एक पुल है, एक टैंक नुमा पुल है। अमरीकी M47 पे के ट्रैक्स पे ये पुल बना हुआ है। 3 से 4 मिनट के अंदर ये नालों के ऊपर, ये किसी ड्राई एरिया में या किसी गीले एरिया में टैंक के लिए एक पुल, एक रोड बन जाता है। उसके बाद आपकी आर्टिलरी का भी रोल आता है। ये आपकी M109A2 है, 155 मिलीमीटर हावर्ट्ज़र। ये लगने वैसे तो लगती टैंक है, मगर ये टैंक की छोटी बहन है, उसकी दोस्त है। पीछे से टैंकों की मदद करती है। कैसे? फायरिंग से। 1 मिनट में तकरीबन 3 से 4 राउंड। वैसे इसमें तकरीबन 34 गोले होते हैं। जो टायर आप देख रहे हैं इसके, वही वाले ट्रैक व्हीकल इसके हैं। ट्रैक के साथ ये टैंकों के साथ साथ पीछे उनका साथ दे सकती है, और इसकी जो रेंज है तकरीबन 34 किलोमीटर है।
अच्छा, फिर ऑफ कोर्स आपका APC आता है, ये M113 है। ये इसका रोल भी अहम है, क्योंकि ये भी इन अ वे टैंक नुमा APC है। ऊपर इसके RBS 70 मिसल लगा हुआ है, जिसकी रेंज 300 मीटर से लेकर 8 किलोमीटर है। जो इसका क्रू है, ये एयर डिफेंस वालों का कंपोनेंट है। एक स्ट्राइक फॉर्मेशन में जब दुश्मन का जहाज भी आ रहा हो, जब उसके हेलीकॉप्टर भी आ रहे हों, तो आपको हर वक्त खाली टैंक के गोले पर डिपेंड नहीं होना पड़ता। आप RBS 70 को डिप्लॉय कर सकते हैं। और RBS 70 डिप्लॉय होता कैसे है, उसको इस भाईजान की ज़रूरत पड़ती है। ये है आपका जिराफ रेडार। जो इस रेडार की जो खूबसूरती है, ये एक वक्त में 8 से 9 टारगेट्स, जहाज हवाई टारगेट्स को इंगेज करके पकड़ के कि कौन किधर से आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो जो जिराफ है आपका, वो देगा डेटा इंफॉर्मेशन RBS 70 वाले APC को, और वो ठक करके मिसाइल से प्रिसीजन गाइडेड जो मिसाइल है एंगेज करेंगे। आर्मर रिकवरी व्हीकल, ये क्या है? ये टैंक के लिए एक क्रेन है, ऊपर इसका बूम लगा है। ये बूम 10 टन उधर से पिकअप कर सकता है। इधर इसका विंच लगा हुआ है, इसका पुली लगा हुआ है। ये जो है, ये भी टैंक को खींचने के लिए, अगर टैंक को नुकसान पहुंचे तो ऑफ कोर्स टैंक को आपने सेव करना है, टैंक को आपने सिक्योर करना है, और टैंक को आपने इस व्हीकल के ज़रिए रिकवर करना है। मगर जब आपने टैंक को रिकवर कर लिया और बाकी जो टैंक हैं वो अपना काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको कमांड एंड कंट्रोल चाहिए। और जब टैंक के स्क्वाड्रन्स आगे जाते हैं, तो पीछे जो कमांडर साहब हैं वो इस APC में बैठते हैं। अगेन सकब APC का नाम है। इसमें भी इम्पोर्टेंट रोल इसलिए है, अंदर इसके कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, सिग्नलिंग इक्विपमेंट, कोऑर्डिनेट्स, मैपिंग, डेटा, ओवरऑल जो पीछे रेयर हेडक्वार्टर से जो डेटा आ रहा होता है कि सामने कितना दुश्मन है, कौन कौन है, वो आपको ये APC प्रोवाइड करता है। मगर फिर आपका काम, टैंकों का काम टैंकों से ही होता है। सो वेलकम टू द प्राइड एंड जॉय ऑफ द 6th आर्मर्ड डिवीजन। ये है आपका अल ज़रार। मेन इसकी ये गन है 125 मिलीमीटर इसकी ये गन है। इस टैंक के बारे में मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताता चलूँ। T59 और फिर T69 पे बेस्ड है, उसका अपग्रेड है। इनिशियली चाइनीज़ टेक्नोलॉजी थी, बड़ा इसका इंजन है। गन इसकी बड़ी हो गई है, ये खाली एक गन नहीं, इसकी 125 मिलीमीटर तो मेन गन है। 12.7 इसकी वो ऊपर वाली एक गन, एंटी एयरक्राफ्ट गन लगी हुई है। ये इसकी बीच में जो एक खुफिया सी गन है 7.62, ये कोएक्सल ये लगी हुई है। 7 इसके लिए फ्लेयर्स हैं स्मोक के लिए। उधर से जो कैनिस्टर्स निकलते हैं, उससे धुआं निकलता है ताकि जो आपका टैंक है वो छुप जाए और छुप के वार करे और मनूवर करे। इसकी आर्मर प्लेटिंग लगी हुई है। ऑफ कोर्स टैंक में टायर नहीं होता, तो मेन चीज़ जो है आपका वो ये ट्रैक है। मगर मेन चीज़ है कि टैंक की जो कैपेसिटी है उसको बेस्ट एक टैंक कमांडर ही डिस्क्राइब कर सकता है। और अब मैं बात करूंगा कैप्टन जोशुआ से। हाय जॉश, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। खैरियत से? बिल्कुल। तो ये आपका रिक्शा है? ये मेरा रिक्शा है, बिल्कुल। अब मुझे ये भी मैसेज पहुंचाया गया है कि 7 जो लांसर्स हैं उनका कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, कंसिडरिंग 6th आर्मर्ड डिव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था 65 की जंग में। व्हाट डू द 7 लांसर्स हैव टू से? 7 lancers have to say that कि पाकिस्तान आर्मी बिलअमूम और आर्मी डिवीज़न बिलखसूस आज के जदीद और बेहतरीन हथियारों से लैस है। वो किसी भी नापाक अज़ाइम जो दुश्मन के हैं उसको मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार है। थैंक यू जॉश, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। तो देखा जी आपने ओवरऑल जोशुआ से भी बात की। इनकी टोरी अलग होती है आर्मर्ड कोर वालों की। एक तो उनका इक्विपमेंट बहुत मेंटेनेंस इंटेंसिव होता है। एक आर्मर्ड कोर का यूनिट, एक टैंक का जो रेजिमेंट है, वो एक इन्फेंट्री की रेजिमेंट के मुकाबले में आधी नफरी की होती है। अगर एक इन्फेंट्री के यूनिट में 800-850 लड़के हैं, तो टैंक यूनिट में, टैंक रेजिमेंट में 400 होते हैं। और यही शायद इस इदारे की खूबसूरती है।
आर्मर्ड कोर के साथ साथ पैदल फौज, फुट इन्फेंट्री हमेशा थी और शायद हमेशा रहेगी। ये क्योंकि टैंक जो है वो जो आपका ऑब्जेक्टिव है उधर तक पहुंच तो जाता है, मगर जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो दिफाई पोजीशन आपने लेनी है, हासिल करनी है, उसके लिए खाली पाँव से इंसान का पुत्र जो है वही खाली काम कर सकता है। सन्स ऑफ द सॉइल जो हैं वो इन्फेंट्री होते हैं। ये इस वक्त हमारे साथ कंपनी कमांडर साहब हैं। एक कंपनी होती क्या है? एक कंपनी एक यूनिट का हिस्सा होती है। पहले एक यूनिट जो है पाक फौज की इन्फेंट्री यूनिट का, तकरीबन उसमें 800 जवान होते हैं और अफसर होते हैं। उसके बाद यूनिट के बाद तकरीबन 4 कंपनीज होती हैं और एक कंपनी के अंदर फिर बाकी जो हैं प्लेटून्स होती हैं। इस वक्त ये प्लेटून है। एक कंपनी में एक प्लेटून उस तरफ है 1, ये प्लेटून नंबर 2 है, वो प्लेटून नंबर 3 है। इसे जो है वो आपके कंपनी कमांडर साहब लीड कर रहे हैं। ऑफिसर हमेशा आगे होता है, कंपनी कमांडर अपनी पोजीशन में होता है। ये जो लाल हेलमेट वाले हैं ये इंजीनियर पार्टी होती है। ये टैंकों के लिए पाथ्स क्लियर करते हैं, इनके पास अपने पाथ फाइंडर्स वगैरह माइंड ट्रैकिंग इक्विपमेंट होता है। ये मोटर क्रू है, ये कंपनी मोटर चलाते हैं, 60 mm मोटर इनके पास होता है। ये सिग्नलिंग के लिए है और ये कंपनी कमांडर की जो कम्युनिकेशन होती है बटालियन हेडक्वार्टर से वगैरह। बटालियन हेडक्वार्टर का जो CO है हमेशा पहले होता है। फॉर्मेशन जो होती है हमेशा कॉलम्स में होती है। अलग लोगों के पास अलग अलग वेपन है। इसमें मशीन गनर्स होते हैं, सिग्नलर्स होते हैं, मोटर क्रू होता है। ये पैदल फौज का रोल है। अगेन आर्मर्ड कोर का रोल इंपॉर्टेंट बिल्कुल है। टैंक जिधर जा सकता है उधर कोई नहीं जा सकता, मगर जिधर कोई नहीं जा सकता उधर इन्फेंट्री जाती है। स्पेशल वेपन्स, स्पेशल टैक्टिक्स, स्पेशल ऑपरेशंस, स्पेशल फोर्सेस की एलीट फाइटिंग फोर्स, पाकिस्तान आर्मी का स्पेशल सर्विस ग्रुप, ज़रार ATU यूनिट्स। मैं हूं वजाद सईद खान, स्टे विद अस। वेलकम टू दी SSG's शूट हाउस जी। ये इस वक्त ज़रार जो एंटी टेरर यूनिट है SSG का और जिसका स्पेशल रोल हॉस्टेज रेस्क्यूइंग है, हम इधर उसके शूट हाउस में हैं। पीछे ड्रिल्स हो रही हैं, मगर इनके वेपनरी, स्पेशल ऑप्स इज ऑल अबाउट स्पेशल टैक्टिक्स और स्पेशल टैक्टिक्स के साथ स्पेशल वेपनरी ज़रूरी है। अब एक ज़रार का जो रोल है उसमें क्या गोला बारूद इस्तेमाल होता है, इसका एक छोटा सा टूर। ऑफ कोर्स आप वैसे तो देखने में पिस्टल है, मगर जो ग्लॉक 19 है वो आपका साइड आर्म होता है, पर्सनल प्रोटेक्शन वेपन है, शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए है वगैरह। साथ साथ आपका MP5 के VIP प्रोटेक्शन के लिए मैगजीन नहीं लगा हुआ, मगर वंस अगेन छोटा वेपन इसलिए है क्योंकि छोटी जगहों में होता है। अब VIP प्रोटेक्शन के साथ आप इसे स्लैंग कर सकते हैं, एकदम इसे रिप आउट कर सकते हैं, बिकॉज ये खुफिया वेपन भी बन सकता है। अच्छा जी, अब साथ साथ चलें तो इसकी इन्हांस वर्जन भी है, MP5A2 है, मगर ऑफ कोर्स ज़्यादातर आपने देखा होगा, अगर आपने SSG की नफरी देखी है VIP प्रोटेक्शन में वैसे किसी और जगह, तो आपने ये इनका जो कोल्ट M4 है, ये आजकल इनका स्टैंडर्ड वेपन है। बाकी फ़ौज के पास ये वेपन नहीं है। इसका जो स्पेशल स्कोप है, ऐसा स्कोप भी आपने नहीं देखा होगा। ओवरऑल इसका नाम UDL है, इस स्कोप का नाम। काम इसका क्या है? क्विक एक्विजिशन। अगर मैं दिखा सकता हूँ आपको अंदर से, मगर अगर मैं दिखा सकता हूँ तो मुझे इस वक्त आपको नहीं नज़र आ रहा, मगर मुझे एक बहुत बड़ा सा रेड लेज़र डॉट नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब मैं रूम एंट्री करूँगा तो मुझे अपना जो टारगेट है वो जल्दी पाया जाएगा। साथ ये ख़ास चीज़ है, ये भी फ़ौज में कहीं और नहीं है। ये वो डिवाइस है नाइट विजन गियर के लिए जो कनेक्ट करती है SSG के शूटर को उसके टारगेट से। आपको कोई डॉट नहीं नज़र आएगा, कोई शुआएं नहीं नज़र आएंगी, ना जो दुश्मन है उसे SSG वाला नज़र आएगा, मगर इसको टारगेट नज़र आएगा, और जब इसको टारगेट नज़र आएगा तो SSG का जो शूटर है उसे टारगेट नज़र आएगा। साथ इसके बॉटम पे ये ग्रेनेड लॉन्चर लगा हुआ है, इसका एक अलग ट्रिगर होता है। ये इसके 2 ग्रेनेड्स हैं, ये स्मोक ग्रेनेड है और ये जो है ये
अल्लाह को प्यारा होने वाला ग्रेनेड है, मतलब हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड है। ये आपका कमांडो वर्जन है, इसका कार्बाइन से छोटा इसका बैरल है। स्कोप्स इन सबके ये वाला और ये वाला होलोग्राफिक स्कोप्स हैं, मतलब कि खाली मैग्निफिकेशन नहीं हो रही मगर टारगेट की एक्विजिशन, उसे देखना और उसे पिन पॉइंट करना। ज़रार का एक एंटी हॉस्टेज रोल में एक डोर ब्रीचिंग रोल भी होता है, दरवाजे तोड़ना, खिड़कियों से आना, बड़े बड़े जो गेट्स हैं, बैरिकेड्स हैं, उनको ब्रीच करना। उनके लिए आपकी ये पंप एक्शन शॉटगन्स की अलग अलग साख्त होती है। ये आपका स्लग राउंड है, ये जो स्लग है ठक करके कुंडी में लगता है, कुंडी को फाड़ देता है। और ऑफ कोर्स ये आपका स्मोक राउंड है। सबसे ज़रूरी काम शायद लॉन्ग डिस्टेंस से होता है, दूर से होता है। और उधर हमारी जो स्नाइपर राइफल्स हैं वो एक्शन में आती हैं, मगर जो आपकी जो हैवी ड्यूटी बैड बॉय है वो ये दोनों हैं, बैरेट और रेंज मास्टर। अब ये इन्हें मैं उठा नहीं सकता, काश मैंने उठा सकता, बट तकरीबन 13 किलो बैरेट का वेट है, अराउंड 18 किलो रेंज मास्टर का वेट है। ये जब एसएसजी मूव करती है तो एसएसजी इसको डिसअसेंबल करके एक डब्बे में सूटकेस में पैक करके मूव करती है। 1800 मीटर तकरीबन दोनों की बराबरी की रेंज है। इनका राउंड भी ज़्यादा बड़ा है, 12.7 राउंड। इन्हें एक्चुअली आप एंटी मटीरियल वेपन कहते हैं, जो मटीरियल को फाड़ देता है, बंकर को, गाड़ी को, जहाज को। फर्ज करें दुश्मन पीछे छुपा हुआ है किसी बंकर के या किसी गेट के, दिस गाय कम्स इनटू प्ले। ये सब प्रिपेयर करके फाइनली आपने सर को भी प्रोटेक्ट करना है, तो आपने अपने सर के लिए ये आपका बैलिस्टिक हेलमेट रखना ज़रूरी है। तो ये सब जब आप कर लेते हैं और जब आप रेडी हो जाते हैं गियर अप के लिए, तो फिर एक साहब हैं जो आपके सामने आते हैं और आपको कहते हैं कि आर यू रेडी, और उनका नाम है कैप्टन आबिद। ज़रार कंपनी में है, ज़रार कंपनी में होते हैं, और ये सब आपका इक्विपमेंट है सर? जी बिल्कुल, ये हमारा इक्विपमेंट है। आपने परफॉर्म किया था, ये जो लाल पट्टी आपको वैलर और इंजरी की लगी हुई है, आपने परफॉर्म किया था खुद पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल के अटैक के बाद। आपके यूनिट ने, आपके ATU ने, आपकी ज़रार ने रिस्पॉन्ड किया था, तो उस वक्त वो एक हॉस्टेज क्राइसिस बन चुका था। उसमें ज़रार का क्या रोल था? उसमें मेन ज़रार का रोल ये था कि जैसे हम उधर पहुंचे, हमने प्लानिंग की है, 10-15 मिनट की प्लानिंग की है, क्योंकि हमें पता है कि सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है, हम ज़्यादा डिले नहीं कर सकते। जो मेन चीज़ है, आपने उनके एक्शंस को देखा कि वो बुज़दिल दुश्मन है। हम अंदर घुसे हैं, उनको ये समझ नहीं आ रही थी कि हमारे पीछे कोई फ़ौज इधर अंदर आ भी सकती है। मैं असॉल्ट टीम कमांडर था और मैं ख़ुद उधर जो है ना फ्रंटल से जा रहा था। हमारे बंदों ने काफ़ियों को हिट भी किया है, ज़ख्मी होने के बाद उन्होंने बुज़दिली से अपने आप को ब्लास्ट किया है। हम आर्मी में से एक लास्ट रिजोर्ट के तौर पर लॉन्च होते हैं, हमारे बाद कोई नहीं आना, तो हम डू और डाई वाले मिशन के ऊपर चल रहे होते हैं। थैंक यू आबिद। थैंक यू वेरी मच। रूम क्लियर। CQB की ये रूम क्लियरेंस एक्सरसाइज जो आपने देखी है, इसमें मैनुअल एंट्री से कहते हैं। ये जो हमारा दोस्त है, इसका नाम फ्लैश बैंग है। इसे आपने देखा कि डोर को जब ब्रेक किया गया, उसके बाद फ्लैश बैंग स्टन ग्रेनेड लिखा हुआ है, स्टन ग्रेनेड फेंका गया, क्योंकि वाकई स्टन करता है, चौंका देता है। 4-5 सेकंड ऐसे गुजरते हैं कि जो दुश्मन है उसको ना कुछ सुनाई दे और ना कुछ दिखाई दे। आजकल की टेररिस्ट थ्रेट ऑपरेशंस में CQB का क्या काम है, ये मुझे बताएंगे इस फॉर्मेशन की और इस ट्रेनिंग के इंचार्ज मेरे साथ कैप्टन नसीम हैं। कैप्टन नसीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? फाइन ऑलरेडी। अच्छा, लुकिंग गुड। मुझे ये बताएं, Thank you. ये जो आपने इतना शोर मचाया है और ये जो स्टन ग्रेनेड फेंका है और ये जो हथौड़े से आपने इस वक्त दीवार तोड़ी है, दरवाजा तोड़ा है, क्या काम है इसका? ये जो आपने अभी डेमोन्स्ट्रेशन देखी, ड्रिल्स देखी, दिस इज बेसिकली फॉर CQB क्लोज क्वार्टर बैटल, जिसमें आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, बिल्डअप एरिया, वहाँ पे अगर कोई सिचुएशन अकर हो जाती है, स्टेज रेस्क्यू या क्लियरेंस ऑपरेशन, तो उसमें हमारे इंडिविजुअल्स जो स्पेशलिस्ट है इस काम के,
वो वहाँ पे जाके एंट्री करते, सिचुएशन को हैंडल करते। अब इस सब में जो एसएसजी का जो रोल है, अगर आप एक आर्म इन्फेंट्री बटालियन में हो, आर्म इन्फेंट्री बटालियन में ये ट्रेनिंग नहीं होती। जो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में हमारी इन्फेंट्री बटालियंस ऑपरेट कर रही है, देयर ड्रिल्स आर डिफरेंट, ठीक है, क्योंकि बेसिकली दे आर 3-4 ईयर्स, आर्मी गोज, इन्फेंट्री गोज, देन कमांडो यूनिट गोज, एट द लास्ट जब सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही होती बाकी फोर्सेस से या हॉस्टेज स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन होते हैं, देन जरा एटीयू गोज इन। दिन में कितने घंटे ट्रेनिंग होती है? अराउंड अबाउट 6 आवर्स हमारी ये ट्रेनिंग होती है और चलती रहती है। चलती रहती है। यही एसएसजी का एज है, एक मेंटल एज है, खाली फिजिकल प्राउस या वेपनरी नहीं, मगर एक मेंटल एज है, जिससे वो अपने दुश्मन को एक नए तरीके से उस पर एक अजीब और गरीब और एक शार्प तरीके से उस पर हावी होते हैं। स्पेशल ऑपरेशंस में स्पेशल रोल होते हैं और अलग अलग नौयत के ऑपरेशंस के लिए अलग अलग टाइप्स की वेपनरी और गियर एसएसजी के जवान जो हैं वो पहनते हैं और उस हिसाब से ट्रेनिंग लेते हैं। ये इस वक्त नाइट असॉल्टर टीम है। ये ऊपर आप देखें, ये जो नाइट असॉल्टर है, इसका एनवीजी जो कैमरा है वो इसे फीड करता है, ये नीचे हो जाता है जब ये ऑप एरिया में जाता है। साथ इसका सिग्नलिंग इक्विपमेंट, इसका रेडियो सेट लगा हुआ है। जो कमांडो इसकी M4 है वो तो आपने पहले देखी होगी। ये इसकी नाइट विजन डिवाइस है, ये शुआएं देती है इसको, ताकि जिधर इसका वेपन जाए उधर इसका टारगेट लॉक हो इस जवान का। मैगजीन इसमें लगा हुआ है, 5.56 नेरो राउंड है। सेकेंडरी वेपन भी लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि हर जगह M4 जो आपकी कार्बाइन है यूज नहीं हो सकती। साथ आप और देखें, चाकू लगा हुआ है। वंस अगेन अगर हैंड टू हैंड कॉम्बैट हो जाए, और ये इनके गियर जो आप देखें कि इंडोर कामों के लिए जो इनके मास्क वगैरह हैं वो भी ये साथ कैरी करते हैं। और अगर देखें साथ साथ तो ये एनवीजी माउंट है, ये भी हेलमेट पे फिट होता है। एक और ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट चीज जो है वो पीछे सिग्नलिंग इक्विपमेंट है, वाटर पैक है, एमो पैक है, असलहा वगैरह साथ है। सिग्नलिंग इक्विपमेंट के लिए एंटीना इसका है। मेड पैक, मेडिकल पैक भी लगा हुआ है। अगर खुदा न खास्ता इंजरी हो तो साथ साथ आप अपने आप को पैच अप कर सकते हैं। ये नाइट असॉल्टर्स हैं, मगर ये एब्सेलर्स हैं। एब्सेलर्स का काम कुछ और ही है। एक तो आप देखें वेपन अलग है। एब्सेलिंग पहले होती क्या है, वेपन के बारे में बाद में बताऊंगा। एब्सेलिंग हवा से होती है। हेलीकॉप्टर से फास्ट रोप करके आते हैं, फास्ट रोप रस्सी के जरिए आप बिल्डिंग पे लैंड करते हैं। इसलिए ये जो एब्सेलर्स हैं इन्होंने ये थिक ग्लव्स पहने हुए हैं। एब्सेलिंग के लिए आपका जो हार्नेस है वो भी लगा हुआ है। नीचे आपका लोडिंग जो आपकी हुक है, इसी पे करके जब आप हेलीकॉप्टर से नीचे आते हैं, कुंडी मार के एक और खिड़की के जरिए तोड़ के आप जो दुश्मन है उसे सरप्राइज करते हैं। काम अंदरूनी है तो बिकॉज स्प्लिंटर्स वगैरह आ सकते हैं तो गॉगल्स भी लगाई हुई हैं। ये वाला जो बैग है, इस तरफ अक्सर सेकेंडरी वेपन होता है, मगर इधर ये रोप बैग राइट पे होता है। मेन काम आपका बैलेंस रखना है, आपका मेक श्योर आपके हैंड सेफ हैं। वेपन भी अलग है क्योंकि इंडोर कॉम्बैट है, CQB है, क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट जिसे कहा जाता है। दरवाजों के अंदर, दरवाजों को तोड़ के कमरों के अंदर अंदरूनी कार्रवाई होती है। तो वेपन भी जो है MP5 है, क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट वेपन है। ये हो गया एब्सेलिंग। मगर ये जो जवान है ये स्ट्रेच ऑपरेशंस के लिए, लंबे ऑपरेशंस के लिए। क्यों? क्योंकि लंबे ऑपरेशंस भी करने पड़ते हैं। एसएसजी का रोल ज़र्ब-ए-अज़्म में स्पेयर हेड कर रहा है। फौज के आने से पहले जो रेगुलर आपकी इन्फेंट्री वगैरह है उसके आने से पहले इनका काम है आगे जाना, 2, 3, 4 दिन आगे जाना, ताकि इलाके को क्लियर करें, रिकॉन भी करें, जासूसी भी करें और एंगेजमेंट फौजी कार्रवाई जिसे कहते हैं वो भी करें। मेरे जो मेहमान खुसूसी हैं आज की एपिसोड में वो शायद इधर हैं। आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, मगर शायद उन्हें हमें ढूंढना पड़ेगा। और मेरे साथ ऑफ कोर्स एसएसजी की आजकल की एनवायरनमेंट में शायद सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जवान स्नाइपर्स। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सलाम, ठीक ठाक सर। कैसे हो? खैर खैरियत, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है तुम्हारा? लस्ताइक नजीब, ज़रार एंटी टेररिस्ट। ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। ये क्या पहन के बैठा हुआ है?
ये मेरे पास वेपन है AW। AW जी ये ब्रिटिश वेपन है। जी, ब्रिटिश वेपन है, इंग्लैंड का बना हुआ है, एक्यूरेसी इंटरनेशनल कंपनी की। और इसके ऊपर जो स्कोप है जर्मनी की है, स्मिथ एंड बेंडर कंपनी की है। क्या रेंज क्या है? रेंज इसका 1000 मीटर। स्नाइपर का काम क्या होता है नजीब? स्नाइपर के बेसिकली 3 काम है। सबसे पहला जो हमारा प्राइमरी टास्क है, छुपी हुई पोजीशन से दुश्मन के टारगेट को एंगेज करना। दूसरा जो हमारा टास्क है वो है इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इकट्ठी करना। ठीक है। ठीक है। और दुश्मन की फोर्स के अंदर खौफ और हिरास पैदा करना, क्योंकि लॉन्ग रेंज वेपन होते हैं और जब लॉन्ग रेंज से दुश्मन की हिटिंग शुरू हो जाती है तो इस वजह से उसकी फोर्स में भगदड़ मच जाती है और उनके अंदर खौफ और हिरास मच जाता है। ठीक है। अब ये जो तुम्हारा भाई है इधर, ये इसने क्या पकड़ा हुआ है? ये रेंज फाइंडर है? ये इसके पास है स्पार्टिंग स्कोप। ये हाई मैग्निफिकेशन स्कोप है, ये ऑब्जर्वेशन के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, तुम लोग जोड़ी में क्यों बैठते हो? मैंने सुना है स्नाइपर्स हमेशा जोड़ी में हमला करते हैं। ये स्नाइपर पेयर है, ये एक दूसरे को बाहमी इमदाद मुहैया करते हैं, एक दूसरे के साथ हेल्प करते हैं। जो ऑब्जर्वर होता है वो स्नाइपर को टारगेट इंडिकेट कराता है और फिर स्नाइपर ऑब्जर्वर इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है, तब जाके स्नाइपर शॉट खेलता है। देखा जी आपने नजीब से बात की। थैंक यू नजीब। Thank you, sir. ट्रेनिंग, सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। तो 5 किलोमीटर आपकी रन होती है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड वेदर होता है, तरबेला की गर्मी और तरबेला की ह्यूमिडिटी वैसी भी होती है। आपने पैड्स नहीं पहने होते, नी पैड्स पहने होते हैं, अपने DMSS पहने होते हैं, M4 आपके पास होती है, दिल आपका धड़क रहा होता है और ऑफ कोर्स साथ साथ सांस चढ़ी हुई होती है, गर्मी लगी हुई होती है और इंस्ट्रक्टर का गुस्सा आपके सर पे सवार होता है और सामने 300 मीटर पे टारगेट होता है। एक आम आफ्टरनून, एक आम दोपहर में ये आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है जब आप SSG में होते हैं। था जिसको शौक अल्लाह के दीद का, अल्लाह ने दे दिया उसे रुतबा शहीद का। ये जी तरबेला डिव हेडक्वार्टर्स में SSG की यादगार शोहदा है। बहुत सारे सेक्टर्स पे बहुत सारी शहादतें हैं, सियाचिन, पेशावर, बलूचिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान वगैरह वगैरह। 1954 में ये जब यूनिट बना था, ये कंपनी था, आज एक डिवीजन है। हर वक्त एवर रेडी और हमेशा एक स्पेशल रोल में इन्होंने पाकिस्तान का दिफा किया है। कोई ऐसा मकसद नहीं है जिसके लिए इनको इस्तेमाल नहीं किया गया हो। आज इनकी ट्रेनिंग, इनके वेपन्स, इनकी टैक्टिक्स, मगर शायद सबसे ज़्यादा इनका जोश जो इनकी आंखों में नज़र आता है, ऑब्वियस है। 1954 से लेकर अब तक जितनी भी जंगें और ऑपरेशंस और एंगेजमेंट्स पाकिस्तान ने लड़ी हैं, उसमें आज तक 461 इनकी शहादतें हुई हैं। वो किसी शायर ने बोला है कि बड़ा गुरूर है तुझको ऐ सर फिरे तूफान, हमें भी जिद है कि दरिया को पार करना है। यही इनका एटीट्यूड है, यही इनकी यलगार है और यही इनका बिलीफ है। पाक फौज का हर वक्त सीना सपर रहने वाला दस्ता, पाकिस्तान की फाइटिंग एलीट स्पेशल सर्विस ग्रुप, द SSG।